तो गाइस लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि गार्डियन स्पिरिट मो को टॉम के अंदर जाने के लिए अप्रूव कर देती है और वो मो को बताती है कि तुम गॉड की चूजन वन हो। मो ये जानते ही बहुत ज्यादा खुश हो गया था, पर फुल आई चिल्लाते हुए कहता है कि वो ब्लैक फ्लैग को मैंने निकाला है, इसका मतलब तुम्हारे साथ चूजन वन मैं भी हुआ। पर तभी वो गार्डियन स्पिरिट उसके सामने आकर उससे कहती है कि चीटिंग को काउंट नहीं किया जाएगा। जिसके बाद वो वहाँ पर फिर से फ्लैग फॉर्मेशन को लगाते हुए उससे कहती है कि सबसे पहले तुम्हें इसे अपनी स्ट्रेंथ के साथ पास करना होगा, उसके बाद ही तुम यहाँ से अंदर जा सकते हो। जिसके बाद सीन हमारे हीरो मो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो टॉम के सामने खड़ा होकर उसकी गेट को देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैं मूजो के टॉम के सामने आ चुका हूँ और शायद यही मेरा आखिरी टेस्ट होगा। फिर मो आगे बढ़कर गेट खोलकर जनरल के स्पिरिट को ग्रीट करता है और जैसे जनरल मो को देखता है तो मो उसकी इंटेंस पावर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं जनरल ली लाओ के सामने आ चुका हूँ। जनरल ली लाओ मो को वहाँ पर देखकर उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर मेरी ग्रेव के अंदर क्यों आए हो। मो लीलाओ को बताता है कि ये जूनियर मो आपके सभी रिलेटिव्स के अगेंस्ट है और मैं यहाँ पर रियल कल्प्रेट को ढूंढना चाहता हूँ, जिसके लिए इस जूनियर को स्ट्रेंथ चाहिए जो केवल आप ही उसे दे सकते हैं। और इसलिए मैं यहाँ पर आपकी टॉम के अंदर 7 डिवाइन मार्शल आर्ट स्किल्स को ढूंढने के लिए आया हूँ। जिसके बाद मो लीलाओ की तारीफ करते हुए कहता है कि आपकी रैंक 5 ग्रेड जनरल से बहुत ज्यादा ऊपर की है, इसलिए मैं इस लेवल के किसी इंसान को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकता। लीलाओ मो की बात सुनकर कहता है कि इस चीज पर यकीन करना मुश्किल है कि अभी तक इस दुनिया ने मुझे नहीं बुलाया। ये सुनकर मो लीलाओ को उसको स्टोरी बताता है और उसे सारी सारी चीजें याद दिलाता है, जो सुनकर लीलाओ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अब बस हुआ, अब उस सब के बारे में बातें करना बंद करो। पर लड़के तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। मैं यहाँ पर हजारों सालों से किसी एक ऐसे इंसान का वेट कर रहा था जो यहाँ पर आकर मेरे मार्शल आर्ट स्किल्स को मुझसे ले सके, और आखिरकार तुम यहाँ पर आ चुके हो। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मो ने टॉम के अंदर आने से पहले अपने ग्रैंडपा कैंग को कॉल किया था और वो उनसे एशियन टॉम ऑफ लीलाओ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है। पर उस समय ग्रैंडपा कैंग थोड़े से बिजी होते हैं, इसलिए वो मुझसे कहते हैं कि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ी देर में मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है और मो सबको सोच कर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ कि उस समय पर मैंने सारी सारी चीजें याद कर ली थी। जिसके बाद जनरल लीला मो से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे ट्रायल को पास कर लोगे तो तुम यहाँ से मेरे मार्शल आर्ट स्किल्स ले जा सकते हो। ट्रायल का सुनकर मो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही वो अपने मन में सोचता है क्या तुम्हारी स्टोरी बताने के बाद तुम तुम्हारे मार्शल आर्ट स्किल मुझे नहीं दोगे। फिर जनरल लीला मो को आगे बताता है कि आज से पहले जितने भी लोग यहाँ पर ट्रायल देने के लिए आए हैं वो सब मारे जा चुके हैं, इसलिए ऐसा मत सोचना कि तुम्हें अगर मेरी स्टोरी पता है तो तुम्हें ट्रायल नहीं देना होगा। मो उसकी बात सुनकर घबराते हुए अपने मन में सोचता है ये तो वैसा ही है जैसा मैंने इसको सोचा था। फिर जनरल लीला और ट्रायल के बारे में मो को बताता है कि केवल तुम्हें आधे घंटे तक मेरे ऑफेंस को सर्वाइव करना होगा, उसके बाद भी अगर तुम जिंदा बच जाते हो तो तुम यहाँ से मेरे मार्शल आर्ट स्किल्स को ले जा सकते हो। मो लीलाओ की बात सुनकर अपने मन में सोचता है कि जनरल लीलाओ के ट्रायल सच में बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, पर अब इन 1000 सालों के बाद इनकी स्ट्रेंथ केवल 1% ही बची है, और अगर इस ट्रायल के जरिए मैं अपने यहाँ पर ब्रेक थ्रू पूरा कर लेता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मो मुस्कुराते हुए जनरल लीलाओ से बोलता है ठीक है, मैं आपके ट्रायल को देने के लिए तैयार हूँ। मो का कॉन्फिडेंस देखकर लीलाओ कहता है कि लड़के तुम तो सच में काफी ज्यादा अच्छे हो, पर चलो अब ट्रायल को शुरू करते हैं। जो बोलकर लीलाओ अपनी ट्रायल को स्टार्ट कर देता है और अपने फोरहेड से एक बीम छोड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर तबाही तबाही होना चालू हो जाती है। पर वो सही समय पर साइड में जंप कर उससे बच जाता है, पर साथ ही वो काफी ज्यादा घबराया हुआ अपने मन में सोचता है ये बीम की पीपल टेक्निक सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर गलती से ये मुझे टच हो गई तो मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं बचेगा। लीला एक ईविल से स्माइल देते हुए मुंह से कहता है कि बच्चे अपनी पूरी जान लगा दो, मैं नहीं चाहता कि तुम लूजर्स की तरह यहाँ पर हार जाओ। जिसके बाद लीला अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से कई सारे बीम्स छोड़ना चालू कर देता है और वो उससे बचने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने में लगा हुआ रहता है। वो को अपने सामने स्ट्रगल करता हुआ देखकर लीला हंसते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम इसे पार नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर अपना मार्शल आर्ट हार भी जाता हूँ तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई लूजर उसको रिग्रेट करे। तभी लीलाओं की भी मो के कंधे पर लगती है, जिसकी वजह से उसके कपड़े जलने लगते हैं, जिसकी वजह से मो को काफी ज्यादा दर्द भी होता है, जिसकी वजह से मो जल्दी से अपनी जैकेट उतार कर फेंक देता है और लीलाओ ये देख कर हंसते हुए कहता है सच में ये तो काफी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। और हमें दिखाते हैं कि मो की जैकेट तुरंत ही जल जाती है और मो ये देख कर काफी ज्यादा दर्द में होता है और कहता है कि इसको मैंने टॉम के अंदर आने से पहले ही ली थी और अब देखो ये पूरी तरह से कचरा हो चुकी है। और साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि ये डिवाइन पर्पल फायर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर इसको एक्टिवेट होने में 3 से 5 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि यहाँ पर जनरल इसको अपनी सोल से ऑपरेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 से 5 सेकंड के बीच में इसके ऊपर अटैक करता हूँ तो शायद मैं इस ट्रायल को पार कर सकता हूँ। इसलिए वो जल्दी से अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट कर लेता है और लीलाओं से बोलता है जनरल इतने ज्यादा जल्दी तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारा ये मार्शल आर्ट स्किल ये जूनियर मो अपने साथ लेकर जाएगा। जो बोलते हुए मो भी लीलाओं की तरफ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही लीला अपनी फायर को रिचार्ज करना चालू करता है तभी
मो आगे आकर उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से लीलाओ की स्पिरिट अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। ये देखकर लीलाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मेरे सोल को ये क्या हो रहा है। पर वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि आखिरकार मेरा अटैक इस तरीके से काम कर रहा है। जिसके बाद लीलाओ अपने आप को फिर से रिकवर कर कहता है, लड़के तुम तो सच में काफी ज्यादा अच्छे हो। और साथ ही मो भी लीलाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर सीनियर यहाँ पर मेरे ऊपर दया नहीं करते तो शायद ये ट्रायल मेरे लिए इतना ज्यादा इजी नहीं होता। जिसके बाद लीलाओ मो से कहता है, ठीक है तुम इतना ज्यादा मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर 3000 साल में पहली बार हुआ है कि तुम वो पहले लड़के हो जिसने मेरे ट्रायल को पास किया है। मो ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और लीलाओ अपने पीछे के गेट को खोल देता है जिसके अंदर वो मार्शल आर्ट स्किल को रखा गया था। जिसके अंदर किलाइट को देखकर वो कहता है, तो ये वही है 7 डिवाइन मार्शल आर्ट स्किल्स में से एक जिसका नाम शेन जाओ है। मो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद लीलाओ मो से कहता है, लड़के क्या तुम्हें पता है कि आगे इसके क्या करना है? तो मो उससे कहता, हाँ मुझे पता है। जो बोलकर मो उस मार्शल आर्ट स्किल के सामने जाकर बैठ जाता है और धीरे धीरे कर वो पूरी की पूरी मार्शल आर्ट स्किल मो के अंदर एब्जॉर्ब होना चालू हो जाती है और मो के थोड़ी देर मेडिटेट करने के बाद वो पूरी तरह से स्किल को सीख लेता है। लीलाओ भी मो के इस टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद मो के दिमाग से कई सारी लाइट निकलती है जिसकी वजह से मो को काफी ज्यादा दर्द होता है। फिर थोड़ी देर बाद मो खड़ा होकर कहता है कि आखिर इस जूनियर ने आपके इस स्किल को सीख लिया है। लीलाओ मो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है कि जो भी मेरे इस स्किल को सीख लेगा वो मेरा डिसाइपल बन जाएगा। और एज ए टीचर मेरी केवल तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी भी मेरे स्किल का कोई भी दुरुपयोग मत करना। मैं यही चाहता हूँ कि तुम इसका एक सही उपयोग करो। तो मो लीलाओ की बात सुनकर उसके सामने सिर झुका लेता है और कहता है कि ये डिसाइपल मो कभी भी अपने इस वादे से पीछे नहीं मुकरेगा और हमेशा अपने मास्टर के इस ऑर्डर को ओबे करेगा। तो लीला मो को देखकर कहता है कि यहाँ पर मुझे रहते हुए 3000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और मेरे लिए यही काफी था कि मैं तुमसे यहाँ पर ऐसा मास्टर के तौर पर मिला। अब मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। मो लीलाओ को वहाँ से गायब होता हुआ देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि मास्टर आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका ये डिसाइपल किसी को भी यहाँ पर आकर आपको डिस्टर्ब नहीं करने देगा। लीलाओ के वहाँ से गायब हो जाने के 5 मिनट बाद ही वहाँ पर फूलाई और जियांगलिंग पहुँच जाते हैं और फूलाई मुँह से कहता है कि लड़के क्या तुमने ऐसा सोचा था कि वो घटिया सी फ्लैग फॉर्मेशन ये सिटी के मार्शल आर्ट एसोसिएशन को रोक सकती है? पर मो वहाँ पर फूलाई को देखकर अजीब सा मुंह बना लेता है और उससे कहता है कि मैंने इसको नहीं पकड़ा, ये मैजिकल स्किल यहाँ पर टॉर्टोइस की शेल पर बनी हुई है, आकर तुम यहाँ पर ये सब देख सकते हो। जिसके बाद फूलाई और जियांगलिंग वहाँ पर आकर टॉर्टोइस की शेल के ऊपर बनी हुई मार्शल आर्ट स्किल को देखने लगते हैं और जियांगलिंग उसको देखकर कहते हैं, यंग मास्टर ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, इस तरीके के टॉर्टोइस शेल को मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा और यहाँ पर इस मार्शल आर्ट स्किल का नाम द ड्रैगन रोर है। फूलाई ये देखकर जियांगलिंग से बोलता है कि अब सारी चीजें मेरे समझ में आ रही हैं, केवल इस तरीके की बीस्ट मार्शल आर्ट ही उस स्काई पॉइजनस स्पाइडर को वहाँ पर रोक सकती थी। तो वो उसकी बात सुनकर कहता है कि आखिरकार तुम्हें ये चीज समझ में आ गई। पर तभी पीछे से एक आवाज आती है कि फूलाई अगर तुमने ये मार्शल आर्ट स्किल मुझे दे दिया तो मैं तुम्हारी लाश को यहीं पर छोड़ दूंगा। ये आवाज सुनकर तीनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर लिंगटियन और मूरोन खड़े हुए थे। लिंगटियन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और फूलाई से कहता है कि अगर तुमने ये मार्शल आर्ट स्किल मुझे नहीं दिया तो मैं इसे तुम्हें मार कर ये डिवाइन मार्शल आर्ट स्किल तुमसे ले लूंगा। पर फूलाई उसको देखते हुए मुस्कुराते हुए उसकी बातों को दोहराता और कहता है कि अगर तुमने मुझे ये मार्शल आर्ट स्किल नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार कर तुमसे ये डिवाइन स्किल ले लूंगा। सच में पर तुम्हारी ज़ूशेंग फैमिली तो चींटियों के ग्रुप से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसकी ये बात सुनकर लिंगटियन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या आखिर तुमने ये क्या कहा? पर फूलाई फुल जोश में कहता है कि इस रूम के अंदर केवल मैं ही ये हूँ जिसने इस मार्शल आर्ट स्किल को रीड किया है, पर मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करना चाहता था, पर तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से सच में मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका हूँ। जो बोलकर फूलाई लिंगटियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है और कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिसके बाद वो 7 डिवाइन मार्शल आर्ट स्किल के इविल ड्रैगन रोर को इस्तेमाल करता है, जिसके लिए वो एक चट्टान के ऊपर बैठकर पागलों की तरह भाव भाव और रोर करने लगता है और साथ ही वो उन लोगों से बोलता है कि मरने से पहले तुम लोग मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम फू लैन है और मैं चाइना का फ्यूचर किंग हूँ। वो दोनों ही उसको इस तरीके की हरकतें देखकर थोड़े से कंफ्यूज होते और कहते हैं कि आखिर ये बेवकूफ यहाँ पर ये क्या कर रहा है। और मो भी उसको देखकर काफी ज्यादा शर्मिंदा होता और कहता है कि सच में तुम्हें तो यहाँ पर मर जाना चाहिए। मूरॉन को फूलाई की हरकतें देखकर काफी ज्यादा हंसी आती है पर वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। पर लिंगटियन ये सोचता है कि ये सच में काफी ज्यादा अजीब सी चीज है, इसलिए वो मूरॉन से बोलता है तुम्हें अपने दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एशियन टाइम के मार्शल आर्ट स्किल आज के समय के मार्शल आर्ट स्किल से सच में काफी ज्यादा अलग होते थे। अगर किसी ने भी 7 डिवाइन मार्शल आर्ट स्किल को एक्टिवेट कर लिया तो वो किसी भी तरीके के मार्शल आर्ट स्किल को डोमिनेट कर सकता था। पर वो अभी भी फूलाई के स्किल को देखकर कहता है कि पर ये आखिर क्या कर रहा है। फिर फूलाई जंप कर नीचे आ जाता है और किसी कुत्ते की तरह उन लोगों के ऊपर भौंक रहा होता है, पर थोड़ी ही देर में उसे भी अजीब सा लगने
लगता है और साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इसके अंदर इस तरीके की मूवमेंट्स क्यों है। मोरॉन फुलाई की हरकतें देखकर अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही होती है और लिंगटियान भी ये देखकर कहता है कि आखिर ये सब क्या बकवास है। और फिर फुलाई जैसे ही उसके सामने आकर उनके सामने भौं भौं करने लगा था तो लिंगटियान मोरॉन को वहां से ले जाते हुए उससे कहता है कि हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, मुझे ये चीज नहीं जाननी कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद वो दोनों और मो भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिंगजियान फुलाई के पास आकर उससे कहता है यंग मास्टर अब खड़े हो जाइए, मुझे ऐसा लगता है कि 7 डिवाइन मार्शल आर्ट्स के लिए नहीं है, यहाँ पर उस कमीने मो ने हम लोगों को धोखा दिया है। तो फुलाई उसकी बात सुनकर कहता है कि वो कमीना मो यहाँ पर मुझे धोखा देकर चला गया, आज से मैं और वो एक दूसरे के लिए बहुत बड़े दुश्मन है। जिसके बाद हमें मो का सीन दिखाया जाता है जो टॉम के बाहर आ चुका था, पर टॉम के अंदर फुलाई के इसको गाली देने की वजह से उसे बाहर छींके चालू हो जाती है और हमें बताया जाता है कि मो ने पहले ही डिवाइन मार्शल आर्ट स्किल को सीख लिया था, इसलिए वो लीलाओं की टॉम से पहले ही बाहर आ चुका था। जिसके बाद हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मो अपनी डॉर्मेट्री के अंदर बैठकर रेगुलर 5 दिनों से मेडिटेशन कर रहा था और जैसे ही मो अपनी आंख खोलता और अपने 7 डिवाइन मार्शल आर्ट स्किल को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसके फोरहेड से एक छोटी सी चिंगारी आकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर मो बहुत ज्यादा हताश हो जाता है और रोते हुए कहता है कितने दिनों से प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरे अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, ये तो प्रीवियस मार्शल आर्टिस्ट की लेवल के आसपास भी नहीं है, पर फिर भी मेरा वहाँ पर जाना पूरी तरह से मेरे लिए बेकार नहीं रहा, आखिरकार वहाँ पर जाने की वजह से मैंने अपने ब्रेक थ्रू तो पूरा कर ही लिया है। मो ये सब सोचकर थोड़ा सा खुश हो ही रहा था पर तभी उसे पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है जो सुनकर मो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि आखिर बाइजू को क्या हुआ। मो जल्दी से भागकर बाइजू के पास जाने लगता है तो वो अपने सामने देखता है कि एक टीचर बाइजू को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था और वो उससे कहता है तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा लकी इंसान हो, जब तक तो तुम्हारी बॉडी मुझे इस्तेमाल करने दोगी तब तक तो मेरे लिरिक्स को इस्तेमाल कर सकती हो। पर बाइजू उसे मना करते हुए कहती टीचर वैन मुझे आपके लिरिक्स नहीं चाहिए, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। पर तभी मो वहाँ पर आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। बाइजू जल्दी से मो के पास आ जाती है और मो से मदद मांगते हुए कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। इस आदमी का नाम फेंगियान था और फेंगियान इस तरीके से बाइजू को मो से चिपकता हुआ देखकर कहता है शायद ये आदमी जिसने टी शर्ट नहीं पहनी है ये उसका पति है। जिसके बाद मो बाइजू से पूछता है कि ये आदमी तुम्हें परेशान कर रहा था तो फेंगियान मो को देखते हुए उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि बाइजू का हस्बैंड तो काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है पर इसकी बॉडी देखकर ऐसा लगता है कि ये मुझे बड़े आसानी से हरा देगा और मेरी बॉडी से छोटी है इसलिए मैं इसे नहीं जीत सकता। इसलिए बाइजू जल्दी से अपनी हार मान लेता और मुझसे कहता है कि लड़के तुम मुझे गलत समझ रहे हो, असल में मेरा नाम फेंगियान है और यहाँ पर तुम्हारी वाइफ ने मुझे मेल नैनी के तौर पर यहाँ पर बुलाया था और हम लोग यहाँ पर केवल स्क्रिप्ट की रिहर्सल कर रहे थे और कुछ नहीं। बाइजू और मो दोनों ही फेंगियान की बात सुनकर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद इस आदमी को यहाँ पर एक गलत फहमी हो रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि बाइजू और मैं हम दोनों शादीशुदा हैं। वो यहाँ पर मौके पर चौका मारते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक गलत इंसान नहीं हो। जिसके बाद हमें 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो वहीं पर बैठकर फेंगियान से सबसे पहले झाड़ू लगवाता है, जिसके बाद वो उसे पूरे पूरे कपड़े धुलवाता है और पूरे पूरे फल फ्रूट भी धुलवा लेता है और बाइजू मो को फेंगियान से इस तरीके से काम करवाता वो देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो फेंगियान को वहां से भगा देता है और कहता है कि आज के बाद हम लोगों को तुम्हारी सर्विस की कोई भी जरूरत नहीं है, अब जाओ अपने घर जाओ और आराम करो। फिर फेंगियान वहां से काफी ज्यादा दूर भाग जाने के बाद कहता है कि लड़के तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। फेंगियान को वहां से भगा देने के बाद मो बाइजू के साथ बैठता है और उससे पूछता है कि टीचर आखिर ये इंसान कौन था। बाइजू मो को बताती है कि आज से 2 दिन पहले मैंने एक टैलेंट शो के लिए रजिस्टर किया था जहाँ पर टीचर फेंगियान ने मुझे देखा था। फेंगियान म्यूजिक इंडस्ट्री में एक फेमस प्रोड्यूसर है और साथ ही वो काफी ज्यादा गाने भी लिखता है। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी आवाज सुनकर मुझसे बहुत ज्यादा प्रभावित है और वो मेरे लिरिक्स लिखने में मदद करना चाहता है और इसलिए उसने मुझसे बोला था कि मैं घर में एक फॉर्मल ड्रेस पहनकर उसका वेट करूं, पर किसको ये पता था कि वो मेरे साथ असल में ये सब करना चाहता है। जो बोलते हुए बाइजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लिरिक्स का सुनकर थोड़ी देर सोचने लगता है। जिसके बाद बाइजू थोड़ा सा रिलैक्स लेते हुए मुझसे कहती है कि इस बार तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी मेरी लिरिक्स लिखने में मदद करेगा और मैं तो यहाँ पर बिना फेंगियान के लिरिक्स के इस ऑडिशन को पास भी नहीं कर सकती। पर मो थोड़ी देर सोचने के बाद बाइजू से कहता है कि मैं आपके लिरिक्स लिखने में मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन ऑडिशन के दिन का होता है जहाँ पर भीड़ खचाखच कर भरी हुई थी और अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस बाइजू की थी। इसकी वजह से वो थोड़ी सी नर्वस हो रही थी, इसलिए बाइजू अपने आप को संभालते हुए कहती है कि मुझे जरा सा भी नर्वस नहीं होना है, थोड़ी ही देर में मुझे स्टेज पर जाना है और धूम मचानी है। जिसके बाद स्टेज पर अनाउंसर बाइजू का नाम लेता है पर बाइजू का नाम किसी ने पहले नहीं सुना था, इसलिए सभी लोग उसका नाम सुनकर कहते हैं कि आखिर ये कौन है और उन लोगों को यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि कोई बूढ़ी सी औरत होगी। पर जैसे ही बाइजू वहाँ पर स्टेज पर आती है तो सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यूनियन भी वहाँ पर आई हुई होती है जो वहाँ पर बाइजू को देख
देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मो तुम कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलते। सच में हमारी टीचर बाइजू इस टैलेंट शो के अंदर आई हुई है। तो मो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है क्या मैंने आज से पहले कभी तुमसे कोई झूठ बोला है। और साथ ही मो यूनरन से बोलता है कि यूनरन आज मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेकर आया हूँ। मो की बात सुनकर यूनरन मो की तरफ देखने लगती है पर वो कंफ्यूज होती है कि आखिर मो यहाँ पर उसके लिए क्या लेकर आया है। फिर स्टेज पर बाइजू अपना गाना गाना चालू करती है जो कि यूनरन के लिए डेडिकेटेड था। गाने के लिरिक्स सुनकर यूनरन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या ये गाना सच में मेरे लिए है। यूनरन शर्माते हुए मो की तरफ देखती है और कहती है कि मास्टर आप सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। और मो भी यूनरन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये गाना मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। और वो दोनों ही शर्माते हुए एक दूसरे के पास आ जाते हैं जहाँ पर मो यूनरन की फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि तुम सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस हो। वहाँ पर बैठी हुई सभी ऑडियंस भी ये गाना सुनकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और पूरा का पूरा गाना सुनकर झूमने लगती है और कहती है सच में इसका गाना तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, इसकी वॉइस इसकी लिरिक्स ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। कई सारे लोग बाइजू की तारीफ कर रहे होते हैं और कई सारे लोग तो गाना सुनकर रोना चालू कर देते हैं। बाइजू का गाना सुनकर ऑडियंस के साथ जजेस की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पर फैन यान इस चीज से काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है और वो अपने मन में सोचता है सच में बाइजू का गाना तो काफी ज्यादा अच्छा है, पर यहाँ पर इस लड़की ने मुझे ऑफेंड करने की कोशिश करी है, इसलिए मैं फैन यान इसके टैलेंट को यहीं पर जमीन में गाड़ दूंगा। फिर बाइजू की परफॉर्मेंस खत्म हो जाने के बाद अनाउंसर जजेस से पूछता है कि आखिर आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो फैन यान बोलना चालू करता है और सबसे पहले वो बाइजू की तारीफ करता है कि उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा गाना गाया और उसके लिरिक्स भी काफी ज्यादा अच्छे थे। जिसके बाद फैन यान अपने मुंह से कलेश वगैरह चलाना करता है और कहता है कि पर मैं इनको पास नहीं होने दे सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर शक है कि बाइजू और मो ने यहाँ पर मेरी लिरिक्स को कॉपी किया है, इसलिए मैं इन लोगों को यहाँ से आगे जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद हमें कुछ समय पहले का ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दो नए कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। ये दोनों ही आपस में बहनें हैं जिसमें से बड़ी बहन कहती है आखिरकार इतने समय तक वेट करने के बाद आखिरकार कोई एक ऐसा इंसान आया जिसको मैं सुनना चाहती हूँ। तो उसकी छोटी बहन उससे कहती है कि इस लड़की के स्किल सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये टॉप नॉच में होती अगर ये सिस्टर की अप्रेंटिस होती तो वो लड़की कहती है हाँ तुमने सही कहा। अगर गाने की बात की जाए तो सिस्टर जाओलूजी की वॉइस सच में आसमान से उतरी हुई लगती है। तो उसकी छोटी बहन कहती कि वो तो नेचुरल है कि सिस्टर जाओलूजी की वॉइस बिल्कुल आसमान से उतरी हुई लगती है, पर इस लड़की की आवाज भी कोई कम नहीं है। तो बड़ी बहन कहती है ठीक है ये ऑडिशन यहाँ पर खत्म हो जाने दो, उसके बाद हम दोनों जाकर उसको इनवाइट करेंगे। अगर वो हमारे साथ फेंगजुई हाउस में चलने के लिए तैयार हो जाएगी तो वो वहाँ पर हमारे लिए लीडिंग कार्ड का काम कर सकती है। जिसके बाद हमें नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फेंग यान सभी लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ, मुझे यहाँ पर इन लोगों के ऊपर पूरा शक है कि बाइजू और मो ने यहाँ पर मेरी लिरिक्स चुरा कर इस गाने को कॉपी किया है। ये सुनकर फेंग यान भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और वो मुझसे पूछती है क्या मास्टर ये सच है। और यहाँ पर जो लोग सबसे पहले बाइजू की तारीफ कर रहे थे वो लोग अब उसकी बुराई करना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि ये गाना जरा सा भी अच्छा नहीं है। अब इस चीज का पता चला कि आखिर ये गाना इतना ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा था। सच में इन लोगों को तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। बाइजू सबको समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फेंग यान फेम में आने की कोशिश करते हुए कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ। यहाँ पर कई सालों से काम करने की वजह से कई सारे लोगों को मैंने देखा है जो यहाँ पर दूसरों के काम को चुरा कर खुद फेमस होने की कोशिश करते हैं, पर ये तो कुछ भी नहीं है। यूनरन को भी यहाँ पर फेंग वैन की हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो मुझसे कहती है ये मेलोडी ओरिजिनली टीचर बाइजू की है और ये लिरिक्स मेरे टीचर ने उसको दिए हैं। इस आदमी को तो सच में अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। पर वो यूनरन से बोलता है कि तुम शांत हो जाओ और मेरा यहाँ पर वेट करना। और नीचे स्टेज पर खड़ी हुई बाइजू सबसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गाना मैंने और मो ने मिलकर बनाया है, ये किसी भी तरीके से कॉपी नहीं है। आखिर टीचर फेंग वैन यहाँ पर बिना किसी रीजन के ऐसा नहीं कह सकते कि ये कॉपी है। पर सभी लोग भड़के हुए थे और वो बाइजू से कहते हैं कि हम लोगों को पुराने लिरिक्स पहले से ही पता है, तुम इस स्टेज पर खड़े होने के लायक नहीं हो, जल्दी से स्टेज से उतर जाओ, बाकी लोगों को गुस्सा दिलाना बंद करो। जजेस भी बाइजू के लिए काफी ज्यादा उदास होते हैं और फेंग वैन कहता है क्या तुम अभी भी ये कहना चाहती हो कि ये गाना कॉपी नहीं है, तो चलो मेरे साथ बैक स्टेज पे चलो और सारी चीजें क्लियर करो। तो बाइजू फेंग वैन से बोलती है ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही बाइजू अपने मन में कहती है कि मुझे मुंह पर पूरा यकीन है वो यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा। मुझे अच्छे से पता है कि मैंने आधी रात में मेरे सामने ये लिरिक्स लिखी हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें बैक स्टेज का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुंह काफी ज्यादा गुस्से में कैमरा लगा रहा होता है और कहता है अब सब लोगों के सामने तुम्हारे ट्रू कलर्स आ जाएंगे। और जैसे ही फेंग वैन और बाइजू वहाँ पर पहुँचते हैं तो मुंह जल्दी से वहाँ पर छुप जाता है। बाइजू और फेंग वैन से बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे तुम ये बता सको कि ये कॉपी है। तो फेंग वैन उससे बोलता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, अंदर आओ फिर हम लोग बात करते हैं। जो बोलते हुए फेंग वैन बाइजू को रूम के अंदर बंद कर लेता है, जिससे बाइजू भी थोड़ी घबरा रही होती है और कहती है कि बोलो आखिर तुम्हें क्या बोलना है। और फेंग वैन वहाँ पर एक ईविल से स्माइल देते हुए कहता है बाइजू तुम अभी भी बहुत ज्यादा यंग हो और आखिर तुम मेरे अगेंस्ट क्यों जाना चाहती हो। जिसके बाद हमें सामने के स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। सभी
लोग ये लाइव ब्रॉडकास्ट देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये सब इस शो का था। तो एक आदमी उसे कहता है कि नहीं, ये सब लाइव चल रहा है। पर वहीं एक आदमी उन दोनों को शांत करते हुए कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ और सारी चीजें शांति से सुनो। और हमें सामने स्टेज की तरफ दिखाया जाता है कि फेंग वेन बाइजू के साथ हरकत करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे कहता है कि अब ये नाटक करना बंद करो कि तुम पूरे से प्योर हो। मुझे पता है कि तुम्हारा और मुंह का चक्कर चल रहा है, तुम्हें मुझे यानी फेंग वेन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। जो बोलते हुए फेंग वेन बाइजू को टच करने की कोशिश करता है और बाइजू उसे कहते हैं कि मुझे टच मत करो। जिसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मो भी वहीं पर बैठकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। जहाँ पर फेंग वेन बोलता है कि मैंने कहा कि वो सब कॉपी है, तो वो बेवकूफ ऑडियंस ये मान गई। तो आखिर ये बताओ कि यहाँ पर सवाल कौन उठाएगा। और मो वहीं पर छुप कर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और साथ ही वो अपने मन में सोचता है क्या सच में आज के समय पर तुम तुम्हारे फैंस को गुस्सा दिलाना चाहते हो। जिसके बाद फेंग वेन आगे बोलता है कि आज के समय पर मेरे पास 100,000 मिलियन फैंस हैं और मुझे पता है कि आखिर मुझे उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है, इसलिए तुम कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती। पर तभी फेंग वेन के पास एक कॉल आता है और वो कहता है कि मैनेजर आखिर क्या हुआ। फेंग वेन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है क्या आखिर शो के अंदर क्या हो रहा है, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। बाइजू वहाँ से निकल जाती है और फेंग वेन ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या मेरा शो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और हमें सामने की तरफ दिखाते हैं कि सभी फैंस काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और सभी लोग उसको अनफॉलो करना चालू कर देते हैं। और फेंग यान का मैनेजर उसको बताता है कि अब तुम्हारे पास केवल 250 फॉलोवर्स ही बचे हुए हैं। फेंग वेन ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या आखिर में 1 मिनट के अंदर 190 मिलियन फॉलोवर्स कैसे खो सकता हूँ। जरूर तुम मुझसे यहाँ पर कोई मजाक कर रहे हो। पर तभी मो भी सामने आ जाता है और कहता है कि नहीं, वो तुम्हारा मैनेजर तुमसे कोई भी मजाक नहीं कर रहा। जिसके बाद मो फेंग वेन को उसका पेज दिखाता है जिसके अंदर केवल थोड़े से ही फॉलोवर्स बचे हुए थे। फेंग वेन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ। जिसके बाद मो भी वहाँ से बाहर आ जाता है और बाइजू से कहता है कि आपको इस तरीके की किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। जो बोलते हुए वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं, पर तभी पीछे से कोई उन लोगों को रोकता है और वो लोग देखते हैं कि आखिर पीछे कौन है। वहाँ पीछे वो दोनों ही लड़कियां खड़ी होती हैं जहाँ पर वो लड़की अपना इंट्रो देते हुए कहती है कि मैं फेंग यूई हाउस से रॉन्ग रेनर हूँ, क्या हम लोग थोड़ी देर बात कर सकते हैं। मो फेंग यूई हाउस का सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसको याद होता है कि उसकी माँ भी फेंग यूई फैमिली से ही थी। पर बाइजू को उसकी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं होता और वो उससे पूछती है क्या तुम सच में चाइनीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की होली लैंड फुई हाउस की बात कर रही हो। रॉन्ग रेनर बाइजू से कहती हाँ तुमने सही कहा, मैं फुई हाउस की हेड मिस्ट्रेस हूँ। जिसके बाद रॉन्ग रेनर मो के पास आकर उससे कहती है मिस्टर मो, मैं आपके साथ एक डील करना चाहती हूँ। अगर आप हमारे फेंग यू हाउस को ज्वाइन करते हैं और हमारे लिए लिरिक्स लिखते हैं तो मैं आपके केवल नाम को क्लियर करने में ही आपकी मदद नहीं करूंगी, बल्कि मैं इस चीज की भी गारंटी लेती हूँ कि मिस बाइजू हमारे फेंग यू हाउस की टॉप कार्ड होंगी। टॉप कार्ड यानी टॉप सिंगर, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बाइजू और मो दोनों डील्स का सुनकर थोड़े से हैरान और सरप्राइज होते हैं। तभी रॉन्ग रेनर के साथ आई हुई लड़की उन दोनों के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहती है आखिर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर हमारी सिस्टर रॉन्ग सिंसियरली आपको इनवाइट कर रही हैं। रॉन्ग रेनर भी कहती है कि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, आखिर आपने क्या सोचा है बताओ। तो मो रॉन्ग रेनर के साथ उसकी फिंगर टच करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ ये डील करने के लिए तैयार हूँ। बाइजू मो का ये एक्शन देखकर थोड़ी सी हैरान होती है और रॉन्ग रेनर मो को देखते हुए कहती है ये तो तय था, ऐसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं है जो फेंग यू हाउस के ऑफर को रिफ्यूज कर सके। और मो अपने मन में सोचता है कि पहले मेरी माँ फेंग यू हाउस की टॉप सिंगर हुआ करती थी, तो शायद मैं इस तरीके से फेंग यू हाउस में जाकर मेरी माँ की मौत की सच्चाई के बारे में जान सकता हूँ। ये डील क्लियर हो जाने के बाद मो बाइजू को अपने साथ फिर से हॉल के अंदर ले जाने लगता है और कहता है अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि फेंग यू हाउस हमारी इस नाम को क्लियर करने में हमारी पूरी मदद करने वाली है, तो मैं खुद फेंग यू हाउस में जाने की कंडीशंस को तय करूंगा, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और रॉन्ग रेनर मो और बाइजू को वहां से जाता हुआ देखकर अपने मन में सोचती है सच में कुछ सरनेम वाले लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। अब मो और बाइजू घूमते हुए फिर से टैलेंट शो के अंदर आ गए थे जहाँ पर सभी लोग अभी भी फेंग वैन को गालियां देने में लगे हुए थे और वो उससे कहते हैं कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। और बस धीरे धीरे कर उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, जिसको देखकर मो कहता है ये देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही कर रहे हैं। तो यूनरन मो से कहती है कि मास्टर वो आप नहीं है जिसने ये किया है, अब तो केवल फेंग वैन के 50 फॉलोवर्स ही बचे हुए हैं। जिसके बाद अनाउंसर फिर से बाइजू को स्टेज पर बुलाता और कहता है कि आप फिर से हमारे लिए स्टेज पर एक गाना गा सकती हैं। फिर बाइजू की फिर से परफॉर्मेंस खत्म हो जाने के बाद उसको टॉप स्कोर मिलते हैं। सभी लोग बाइजू को काफी ज्यादा चेयर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाइजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मो और यूनियन दोनों ही बाइजू के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। बाइजू इस तरीके से लोगों का प्यार देखकर अपने मन में सोचती आखिरकार मेरा सपना पूरा हुआ, आखिरकार अब मेरे पास मेरा खुद का स्टेज है। और साथ ही वो अपने मन में मो को शुक्रिया कर रही होती है और कहती है मो तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे साथ के बिना मैं ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद सीन कुछ दिन बाद फेंग यू हाउस का होता है जहाँ पर मो फेंग यू हाउस में आया हुआ था, पर जैसे ही मो कार्ड
कार से उतरता है तो वहाँ पर कई सारी लड़कियां उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि आप यहाँ आइए। वही लड़की जो मो को शो में मिली थी वो सभी लड़कियों से कहती है, लड़कियां मिस्टर मो काफी ज्यादा थक चुके हैं, जल्दी से जाकर उनको आराम दो। पर मो उनको देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर लिरिक्स लिखने के लिए आया हूँ, न कि हेल्थ केयर के लिए। पर सभी लड़कियां मो के ऊपर टूट पड़ती और कहती है कि मिस्टर मो ऐसा नहीं हो सकता। और रॉक रेनर भी ये देखकर कहते हैं कि मिस्टर मो तो फेंगयू हाउस में भी काफी ज्यादा फेमस है। जिसके बाद हमें मो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियों ने उसको किस कर पूरे चूस लिया था। पर मो हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, अब तो मैं किसी सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं हरा सकता। और रॉक रेनर मो की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा अजीब सा मुंह बना लेती है। फिर हमारा नया कैरेक्टर वहाँ पर एंट्री लेता है जो अपना पंखा खोलते ही सभी लड़कियां किसी तितली की तरह फूल के ऊपर जाकर बैठ जाती है। पर वो लड़का वहाँ पर किसी शायरी की तरह बात करता है और कहता है फोई हाउस में कई सारे गेस्ट आना चालू हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई सारी खूबसूरत तितलियां फिर से माउंटेन के ऊपर जाना चालू हो चुकी हैं। और सुबह सुबह का फूलों का फ्रेगमेंट फूलों की किसी दावत की तरह होता है। इस आदमी का नाम लाओ चैन वैन है और ये फोई हाउस का गोल्डन राइटर है। चैन वैन के वहाँ पर आते ही सभी लड़कियां उसको पूरी तरह से घेर लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, हमारे लिए लिरिक्स लिखो, प्लीज हमारे लिए लिरिक्स लिखो। मो चैंग वैन को देखकर रॉक रेडर से पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन है और ये फेंगयू हाउस में क्यों आया है। तो रॉक रेडर उससे कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे फेंगयू हाउस का गोल्डन राइटर है, लाओ चैन वैन। फेंगयू हाउस की सभी लड़कियां चैन वैन की दीवानी थी और जो लड़की रॉक रेडर के साथ रहती है वो भी अपने मुंह से लार बगराते हुए कहती है, सच में हम सभी लड़कियां मिस्टर चैन वैन की लिटरेचर की दीवानी है। पर अभी तुम यहाँ पर एक ट्रेनी राइटर हो जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ तुमसे काफी ज्यादा बाहर है। पर चैन वैन उसकी बात सुनकर कहता है, मेरी प्यारी लड़की अब चुप हो जाओ, मैं यहाँ पर किसी और से मिलने आया हूँ। जिसके बाद वो बाइजू के सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसको आग मारते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी खूबसूरती खींचकर लेकर आ गई, क्या तुम यहाँ पर मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी? और क्या किसी और दूसरी दुनिया में मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई प्यार है? बस मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी और बस मैं तुम्हारा हुआ। बाइजू भी ये सब देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, पर तभी उसका ध्यान मो के ऊपर जाता है, जिसको देखकर वो कहती है कि मो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मो भी बाइजू को वहाँ पर देखकर कहता है, टीचर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? बाइजू जल्दी से भागकर मो का हाथ पकड़ लेती है और चैनवे से कहती है, मैंने तुमसे पहले भी नहीं कहा है कि मैं तुम्हारी कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती, पर तुम यही जानना चाहते थे ना कि मेरी आखिर वजह क्या है? तो मेरी वजह ये है क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मो ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और साथ ही अपने मन में सोचता है, आखिर मैं ही क्यों? हमारा बेचारा मो कहीं ना कहीं से लड़कियों के चक्कर में मुसीबत में पड़ ही जाता है। सच में बाबू भैया सच कहते हैं, लड़की का चक्कर बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनकर चेयरमैन मो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो आखिर तुम वो लड़के हो, तो शायद तुम वही न्यू राइटर हो जिसने रेड हेयर गर्ल लिखा है। आखिर तुम्हारा नाम क्या है क्वीन? तभी मेड लड़कियों में से एक चेयरमैन को बताती है कि इस लड़के का नाम मो है और ये सच में काफी ज्यादा हॉट है। चेयरमैन कहता है, हाँ हाँ वही। मो मेरी बात कान खोल कर सुनो, मैं फेंगयू हाउस में तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए अगर तुम यहाँ पर बाइजू के साथ अपना ब्रेकअप कर लेते हो तो मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ, जिससे तुम मुझे टीचर और गाइड की तरह वर्शिप कर सकते हो, जिससे मैं तुम्हें लिरिक्स लिखने सिखाऊंगा। तो बताओ आखिर तुम्हारा क्या विचार है? बाइजू ये सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और मो के पीछे खड़ी हुई सभी लड़कियां मो को बताती हैं, मिस्टर मो ये हमारे फेंगयू हाउस के 4 टैलेंट्स में नंबर 1 पर है। फेंगयू हाउस में ऐसे कई सारे लोग हैं जो मिस्टर चैनवेर की गाइडेंस चाहते हैं, पर इन्होंने सबको मना कर दिया है। ये तो सच में आपके लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात है अगर ये आपके मेंटर बनते हैं तो। और ऐसे ही वो लड़कियां बहुत देर तक चैनवेर की तारीफें करती रहती है, जिनके खत्म हो जाने के बाद चैनवेर मो से कहता है, लड़के तो बताओ ये हेवनली अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए कैसी रहेगी? क्या तुम यहाँ पर एक लड़की के लिए इतनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना चाहोगे? मो बहुत देर तक सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि आखिर मैं क्या बोलूं। बाइजू भी थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और साथ ही वो अपने मन में सोचती है, अगर मो ने यहाँ पर इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया तो बाद में जाकर मैं मो के लिए इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगी। पर तभी वो बाइजू का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, सॉरी पर मुझे माफ करना, पर मुझे तुम्हारे ये ग्रेट लक नहीं चाहिए। और चैनमैन वहां से चिल्लाते हुए रह जाता है कि मो कभी भी तुम्हें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जिसके बाद चैनमैन आगे कहता है, अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है या बुरा, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फेयर और स्क्वायर में फाइट करना चाहता हूँ, और अगर हम दोनों में से जो भी इस फाइट को हार जाएगा वो फेंगयू हाउस से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा, उसे फेंगयू हाउस छोड़कर यहाँ से जाना होगा। मो चैनमैन की बात सुनकर अपने मन में सोचता है, अगर मुझे मेरी माँ के डेथ के बारे में जानना है तो मुझे फेंगयू हाउस के टॉप फ्लोर में जाना होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी तो मेरे लिए सच में काफी ज्यादा अच्छी है, जिससे मैं फेंगयू हाउस में काफी ज्यादा फेमस हो जाऊंगा और इसकी वजह से मैं फेंगयू हाउस में हायर लेवल पर भी पहुंच सकता हूँ। इसलिए वो चैनमैन से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ, जो भी इस मैच को हार जाएगा उसे फेंगयू हाउस छोड़कर यहाँ से जाना होगा। चैनमैन मो की बात सुनकर कहता है, ठीक है पर मैं ये नहीं चाहता कि किसी को लगे कि मैं तुम्हें यहाँ पर आते ही बुली कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 3 दिन का मौका दे रहा
हूँ। आज से 3 दिन बाद हम दोनों के लिरिक्स को कंपेयर किया जाएगा और जो भी इस चीज में जीत जाएगा वो फैंक्यू हाउस में रहेगा और जो हार जाएगा उसे फैंक्यू हाउस छोड़कर यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद सीन 3 दिन बाद डैनविन पवेलियन का होता है, जहाँ पर सभी लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए आए हुए होते हैं और वहीं पर हमें क्वीन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर क्विंग हुएन को दिखाते हैं, जो वहीं पर लेटा हुआ था और वहीं पर उसका एक सर्वेंट उसके लिए हनी वाटर लेकर आता है। तो क्विंग हुएन उससे कहता है कि इसको वहीं पर रख दो और मुझे ये बात बताओ कि आखिर ऐसा वो कौन पागल इंसान है जिसने चैन वैन को लिरिक्स लिखने के लिए आज कम्पीट किया है। तो वो सर्वेंट क्वीन हुएन को बताता है कि मास्टर उसका सरनेम भी क्वीन है और उस लड़के का नाम क्वीन मो है। हाल ही में उसने एक टैलेंट शो के अंदर पार्टिसिपेट किया था, जहाँ से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। क्वीन सरनेम का सुनकर क्वीन हुआन काफी ज्यादा सीरियस मूड में आ जाता है और अपने सर्वेंट से कहता है आखिर यंग सिटी में ऐसी कौन सी फैमिली है जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि वो अपना सरनेम क्वीन रख सके। तो वो सर्वेंट घबराते हुए कहता है कि मैंने आसपास के कई सारे लोगों से पूछा था तो उन लोगों ने बताया कि सच में उसका सरनेम क्वीन है। तो क्वीन हुआन उससे कहता है ठीक है, यानी आज का दिन इतना ज्यादा बोर नहीं होने वाला। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहता है कि यंगी सिटी के राइटर्स एसोसिएशन से उनके चेयरमैन को इनवाइट करो और साथ ही सभी जजेस को भी यहाँ पर बुला लो जो इस कंपटीशन में जज करने वाले हैं। जिसके बाद हमें सभी जजेस को दिखाया जाता है जो इस कंपटीशन को यहाँ पर जज करने वाले हैं। जिन लोगों को वहाँ पर आता हुआ देखकर कहते हैं कि ये तो चेयरमैन क्युआंग है और इनके साथ में मिस्टर ली और मिस्टर डाओ भी हैं। यानी आज फैंक्यू हाउस के सभी 4 टैलेंट्स आज मिलने वाले हैं। जिसके बाद कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए रॉन्ग रेनर स्टेज पर जाकर अनाउंस करती है और कहती है आज हम लोगों के बीच में एक पोएट कंपटीशन होने वाला है जिसको मैं जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ। पर ये सब शुरू करने से पहले हम यहाँ के नियमों को बता देते हैं कि जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो फैंक्यू हाउस का टॉप राइटर होगा और जो यहाँ पर कंपटीशन को हार जाएगा उसे फैंक्यू हाउस से निकाल दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस बार यहाँ पर कौन फर्स्ट आता है। पर सभी लोग तो चैंग वैंग के फैन होते हैं और सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं चैंग वैंग चैंग वैंग। और वहीं पर बाइजो भी खड़ी होती है जो चैंग वैंग का नाम सुनकर थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। फिर रॉन्ग रनर चैंग वैंग को स्टेज पर बुलाते हुए कहती है कि सबसे पहले हमारे गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर चैंग वैंग जो फैंक्यू हाउस की जान और शान है, सब लोग उनका स्वागत कीजिए। सभी लोग चैंग वैंग को स्टेज पर देखकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत करते हैं। जिसके बाद जैसे ही रॉन्ग रनर वहाँ पर मो को इनवाइट करती है तो सभी लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। क्वीन हुएंग मो को देखते हुए अपने मन में सोचता है तो ये लड़का ही मो है और सभी लोग मो को देखकर उसकी बुराइयां करना चालू कर देते और कहते हैं ये लड़का तो देखने में ही कितना ज्यादा बेवकूफ और गवार लग रहा है, पर मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये मिस्टर चैंग वैंग को कंपटीशन के लिए चैलेंज कैसे कर सकता है। जिसके बाद चैंग वैंग मो की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि आखिर ये दुनिया कितनी बड़ी है, तो मैं आज तुम्हें फैंक्यू हाउस के गोल्डन राइटर होने की स्ट्रेंथ बताऊंगा कि आखिर मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिसके बाद कंपटीशन को स्टार्ट किया जाता है और सबसे पहले चैंग वैंग अपनी पोएट्री को रखता है और सभी लोगों को अपनी पोएट्री सुनाता है। पर ये पोएट्री हम लोगों के किसी भी काम की नहीं है और ये बहुत ज्यादा लंबी है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ। पर सभी लोग उसकी पोएट्री सुनने के बाद कहते हैं कि ये तो कितने ज्यादा प्यारे बर्ड हैं, सच में काफी ज्यादा सुंदर। और साथ ही वो लोग वहाँ पर पोएट्री की बोली भी लगा रहे होते हैं और कहते हैं कि मिस्टर चैन वैन मैं आपकी ये पोएट्री 3 मिलियन में लेना चाहूंगा, नहीं मैं आपकी पोएट्री 5 मिलियन में लेना चाहूंगा। और क्वीन हुएंग भी चैंग वैंग की पोएट्री सुनकर उसकी तारीफ करता और कहता है कि सच में इसकी पोएट्री काफी ज्यादा अच्छी है। चैंग वैंग सभी की वाहवाही लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता और कहता है कि आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद चैंग वैंग मुंह से कहता है कि लड़के आ जाओ अब तुम्हारी बारी है, मुझे दिखाओ कि तुमने 3 दिन में क्या तैयार किया है। वहाँ पर बैठे हुए लोग फिर से मुंह की बुराई करना चालू कर देते और कहते हैं तो चलो देखते हैं कि आखिर ये लड़का किस तरीके से लिख सकता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये लड़का कोई ढंग की वर्ड भी बोल पाएगा। पर जैसे ही मुंह अपनी पोएट्री बोलना चालू करता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा दंग हो जाते हैं और उसकी पोएट्री सीरियसली सुनने लगते हैं। क्विंग हुएंग का मैनेजर उससे कहता है कि आपकी टी बगर रही है, पर क्विंग हुएंग उससे कहता है कि तुम अपना बकवास बंद करो, क्योंकि वो वहाँ पर मो की पोएट्री सुनने में बिजी था। मो की पोएट्री इतनी ज्यादा डीप और हार्ट टचिंग होती है जिसकी वजह से सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं सच में मिस्टर मो तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। और बाइजो भी रोते हुए कहती है कि मो सच में तुम मेरे हीरो हो। चैंग वैंग मो को देखकर पसीना पसीना होने लगता और कहता है ये नामुमकिन है, आखिर ये लड़का एक अप्रेंटिस होने के बाद भी इतने ज्यादा अच्छे स्किल्स कैसे रख सकता है। जिसके बाद चेयरमैन क्युआंग खड़े होकर मो की तारीफ करना चालू करते और कहते हैं लड़के सच में तुम्हारी पोएट्री तो एक मास्टरपीस है, इसके अंदर सच में काफी ज्यादा प्यारे वर्ड है जिसको मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरीके से सुन सकता हूँ। इस कंपटीशन के विनर तुम ही होगे, चैंग वैंग तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता। सभी लोग चेयरमैन का कमेंट सुनकर कहते हैं कि चेयरमैन यहाँ पर सही बोल रहे हैं। पर चैंग वैंग ये सुनकर सदमे में जाने लगता है और सोचता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, मुझे लगता है कि मैं फैंक्यू हाउस से अब बाहर जाने वाला हूँ। और तभी किंग हुआंग आगे आता है और कहता है
सच में तुम्हारी पोइट्री तो काफी ज्यादा अच्छी है मो, मैं तुम्हारी पोइट्री के लिए 70 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और सभी लोग हैरानी के साथ कहते हैं ये पोइट्री तो सच में बहुत ज्यादा महंगी है। अगर यहाँ पर ये पोइट्री बिक जाती है तो ये फेंग्यू हाउस की सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव लिरिक्स होगी। पर मो यहाँ पर क्यू हुआंग को मना करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, पर मैं ये लिरिक किसी को भी नहीं बेचना चाहता। पर मो का जवाब सुनते ही रॉन्ग रनर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और मो को समझाते हुए कहती है मिस्टर मो, क्या आपको ये पता है कि ये कौन है? पर मो से कहता है कि नहीं, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपनी लिरिक्स को किसी को भी नहीं बेचना चाहता। तो रॉन्ग रनर उसे समझाते हुए कहती है कि ये क्वीन फैमिली के सेकंड सन है, इसलिए तुम्हें इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। क्वीन हुएंग मो से कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, यहाँ पर केवल कुछ ही ऐसे लोग हैं जो मुझे मना कर सकते हैं और तुम भी उन्हीं में से एक हो। पर मो क्वीन हुएंग को वहाँ पर देखकर थोड़ा सा घबराते हुए कहता है तो आखिर क्वीन फैमिली का सामना मुझसे हो ही गया। रॉन्ग रनर मो को समझाने की कोशिश में लगी होती है और कहती है कि क्वीन फैमिली यंग सिटी की सबसे बड़ी फैमिली है और अगर यहाँ पर सेकंड सन तुम्हारी पोइट्री को खरीद लेते तो तुम सच में बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे, पर तुम तो यहाँ पर इनको रिजेक्ट कर रहे हो। और मो क्वीन हुआंग को वहाँ पर देखते हुए कहता है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरीके से क्वीन फैमिली से मिलूंगा, पर सच में आज क्वीन फैमिली का एक लड़का मेरे सामने है। और साथ ही मो रॉन्ग रनर की तरफ देखते हुए सोचता है कि रॉन्ग रनर यहाँ पर सही है, मेरे लिए यहाँ पर इसे लिरिक देना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे शायद मैं बाद में से क्वीन फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकालने में अपनी मदद ले सकता हूँ। इसलिए मो क्वीन हुआंग से कहता है क्वीन हुआंग, मैं तुम्हें मेरी लिरिक नहीं बेचने वाला, पर यहाँ पर हम दोनों के सरनेम एक होने की वजह से मुझे लगता है कि ये किस्मत है कि हम लोग यहाँ पर मिले, इसलिए मैं ये लिरिक तुम्हें ऐसे ही देना चाहता हूँ। ये सुनकर क्वीन हुआन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल है, इसका मतलब तुम मुझे यहाँ पर ये बेचना नहीं चाहते पर फिर भी तुम मुझे ये देना चाहते हो। सच में आज से पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। अगर तुम मुझे इस तरीके से ये देना चाहते हो तो मुझे भी तुम्हारे ढंग से शुक्रिया करना चाहिए। अगर कभी भी फ्यूचर में तुम्हें समय मिले तो तुम क्वीन फैमिली में आकर मेरे साथ ड्रिंक पी सकते हो, क्या तुम्हारे लिए काफी है? वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बातें करते हुए कहते हैं अगर तुम यहाँ पर क्वीन फैमिली के फेवरेट हो तो तुम चाइनीज मार्शल आर्ट वर्ल्ड में पागलों की तरह कुछ भी कर सकते हो, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद रॉन्ग रनर इस कंपटीशन को खत्म करते हुए सभी लोगों के सामने ये रिजल्ट बताती है और कहती है कि यहाँ पर हमारे फेंगी हाउस के इस कंपटीशन के विनर मिस्टर मो है, इसलिए मैं मिस्टर मो को फेंगी हाउस के लीडिंग राइटर होने के लिए यहाँ पर कांग्रेचुलेट करती हूँ और इसके अलावा नियमों के हिसाब से फेंगी हाउस से चैंग वेंग को निकाल दिया जाएगा। मो इस जीत की वजह से बहुत ज्यादा खुश होता है, पर साथ ही चैंग वेंग बहुत ज्यादा दुखी होता है और गुस्से में कहता है लड़के तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं बाद में तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें ये जीत तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। जिसके बाद हमें मो की डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कंपटीशन के खत्म हो जाने के बाद मो अपनी डॉर्मेट्री के पास वापस जा रहा था। वो बिल्डिंग के साइड में से जाता हुआ अपने मन में सोचता है कि चैंग वेंग को फेंग्यू हाउस से निकाल दिया गया है तो शायद ये उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो कि वो अपनी जिंदगी किस तरीके से बसर करेगा। पर ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि रॉन्ग रनर ने बाइजो के साथ किसी को भेज दिया था जो उसकी रक्षा कर सके, इसलिए अब मुझे फेंग्यू हाउस की चिंता करने की कोई भी दिक्कत नहीं है। पर तभी वहाँ पर फुलाई और जियांग लिंग आ जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि वहीं पर रुक जाओ। मो फुलाई को देखकर कहता है बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए? फुलाई मुझसे कहता है कि बेवकूफ बनने का नाटक बंद करो, मुझे जल्दी से वो मार्शल आर्ट दे दो जो तुमने वहाँ से चुराई थी, और मैं यहाँ पर रियल मार्शल आर्ट की बात कर रहा हूँ। पिछली बार तो तुमने मुझे कुत्ता बनाकर वहाँ पर उन लोगों के सामने भौंकने पर मजबूर कर दिया था, पर अगर तुम यहाँ पर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी बॉडी 2 पीसेस में तुम्हारे घर जाएगी। जो बोलते हुए फुलाई के आदमी मो को घेर लेते हैं और जियांगलिंग मो से कहता है कि मो तुम्हारी वजह से उस दिन यंग सिटी के मार्शल आर्ट एसोसिएशन की बदनामी हुई थी, आज वो हम पूरी तरह से वापस करेंगे। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कई सारे पावरफुल मार्शल आर्ट्स है, पर किसने सोचा था कि मैं भी यहाँ पर आऊंगा, और अगर तुमने यहाँ पर कोई भी हरकत करी तो मैं अपने आप को पीछे नहीं रखने वाला। जिसके बाद फुलाई जियांगलिंग से बोलता है कि ये लड़का हमें हर बार बेवकूफ बना देता है, इसलिए अब बकवास करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से इसको मारो और अपनी मार्शल आर्ट लो और हम लोग फिर चलते हैं। जिसके बाद फुलाई अपने आदमियों को ऑर्डर दे देता है और कहता है कि मो को मार डालो, पर मो वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। जिसके बाद जैसे ही वो लोग मो के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं तो मो बड़े ही आराम से एक एक पंच में सभी लोगों को बड़े ही आराम से हरा देता है, जो देखकर जियांगलिंग और फुलाई काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं सच में ये लोग तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है। जिसके बाद फुलाई जियांगलिंग को आगे जाने का बोलता है तो जियांगलिंग वहाँ पर अपनी एक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसका नाम मार्शल स्किल स्पिरिचुअल जनरल होता है, जिसकी मदद से जियांगलिंग वहाँ पर एक स्पिरिट को समन कर लेता है और फुलाई उसे कहता है कि मो को मार डालो। जियांगलिंग की स्पिरिट मो के ऊपर अटैक करती है, पर जैसे ही वो मो के ऊपर अटैक करने के लिए आती है
तभी मो उसको कंट्रोल करने लगता है, जिससे जियांगलिंग की स्पिरिट उसी के ऊपर अटैक करना चालू कर देती है। जो देखकर फुलाई कावता हैरान हो जाता है और कहता है आखिर इसको क्या हुआ, आखिर ये अपने ऊपर ही अटैक करने क्यों आ रही है। वो स्पिरिट झल्ली से आकर जियांगलिंग पर अटैक करती है, पर जियांगलिंग वहाँ से पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से उसका स्पीयर सीधे जाकर फुलाई के पेट पे लगता है। फुलाई कावता घायल हो जाता है और जियांगलिंग ये देखकर कहता है ये मैंने नहीं किया, ये सब मो की वजह से हुआ है। जिसके बाद जियांगलिंग अपने स्पिरिट को वापस ले लेता और कहता है आज यहाँ पर मो की वजह से मेरे यंग मास्टर मारे जा चुके हैं, अगर ये यहाँ पर मेरे जनरल स्पिरिट को कंट्रोल नहीं करता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद जियांगलिंग वहाँ पर टेलिस्मैन का इस्तेमाल कर वहाँ से भाग जाता है और जियांगलिंग के वहाँ से चले जाने के बाद मो उसको देखकर कहता है इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में कितने सारे लोग हैं जिसको टेलिस्मैन का इस्तेमाल करना आता है। सच में यंगी सिटी के लोग तो धीरे धीरे कर पहले से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। और जिसके बाद हमें यंगी सिटी की मार्शल आर्ट एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फुयन ही फैमिली के एक लड़के के साथ खड़ा हुआ था और वो उससे कहता है कि मेरा लड़का फुलाई मुंह से वो 7 डिवाइन मार्शल आर्ट स्किल लेने के लिए गया है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे वो मुंह से उस 7 डिवाइन मार्शल आर्ट स्किल को लेकर आ जाएगा तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। और इसके अलावा मैं 7 डिवाइन मार्शल आर्ट स्किल्स को ढूंढने में तुम्हारी ही फैमिली की मदद करूंगा, जिससे तुम जूशंग फैमिली के स्टोर के अंदर जा सको, जो कि यंग सिटी की 4 ग्रेट फैमिलीज में से एक है। और ऐसा हो जाने के बाद तुम अपना एग्रीमेंट जो मेरे साथ हुआ है उसे भूल मत जाना। वो लड़का फैयान से बोलता है कि आपको इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक जूशंग फैमिली में मेरी यंग फैमिली ऊपर रहेगी तब तक हम लोग डेफिनेटली यंग सिटी के मार्शल आर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन बनने में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी जियांगलिंग बहुत ज्यादा खराब हालत में वहाँ पर आता है और कहता है पैट्रियार्च मैं वापस आ चुका हूँ। फुयान जियांगलिंग की ऐसी हालत देखकर कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ और आखिर मेरा लड़का कहाँ पर है। जियांगलिंग फुलाई के बारे में सुनते ही रोने लग जाता है और रोते हुए कहता है पैट्रियार्च हमारे यंग मास्टर को मो ने जान से मार डाला है। ये सुनते ही फुयान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद जियांगलिंग उससे आगे कहता है पैट्रियार्च मुझे भी खत्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एज आपका सबऑर्डिनेट होने के बाद मैं आपके लड़के को बचाने में नाकाम रहा। फुयान अपने लड़के के बारे में सुनते ही जोर जोर से रोना चालू कर देता और रोते हुए कहता है कि मो तुमने मेरे लड़के को मारने की हिम्मत करी है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वी फैमिली का वो लड़का भी ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और साथ ही सोचता है क्या जब फुयान का लड़का मुंह से वो मार्शल आर्ट लेने के लिए गया था तो मो ने उसको जान से मार डाला। जिसके बाद वो फुयान से बोलता है कि आज आपने जो खोया है उसके लिए मुझे माफ कर देना, पर जल्दी ही यंग सिटी के स्पेशल फोर्सेस में एक कंपटीशन शुरू होने वाला है जहाँ पर बुल्फ टूथ का इंस्ट्रक्टर मो है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी वहाँ पर आएगा। इसलिए मैं जाकर यूवुलेन से बात करता हूँ जिससे वो अपने स्पेशल फोर्सेस में जाकर एक ऐसा प्लान बनाए जिससे हम लोग टूर्नामेंट के अंदर ही मो को जान से मार सके। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर यूनियन की कंपनी के अंदर, जहाँ पर मो शीलू की तारीफ कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि इस महीने की परफॉर्मेंस तुम्हारी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अब हमारी यंग सिटी की ये ब्रांच भी पहले से भी ज्यादा अच्छा काम करने लगी है और हमारा प्रॉफिट भी हर महीने बढ़ता जा रहा है। पर तभी मो के पास एक कॉल आता है जिसकी आवाज सुनकर मो शीलू से कहता है कि अब तुम जाओ, मुझे ये कॉल उठाना है। मो जैसे ही फोन उठाता है तो फोन की दूसरी तरफ कमांडर जूपी जियांग होते हैं और वो मो से कहते हैं इंस्ट्रक्टर मो हमारे स्पेशल फोर्सेस के मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन 3 दिन बाद शुरू होने वाले हैं और जाओ पहले से यंग सिटी के अंदर दूसरे कामों के अंदर लगा हुआ है, इसलिए अब सारी चीजें आपके ऊपर है। मो स्पेशल फोर्सेस की कॉन्टेस्ट का सुनकर अपने मन में सोचता है तो ये चीज फिर से शुरू होने वाली है और साथ ही मो जूपी जियांग से बोलता है ठीक है इस बार हमारी टीम इस कंपटीशन को जरूर जीतेगी। जो बोलकर मो फोन रख देता है और अभी 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग टाइम बेस पर सभी आर्मीज एक जगह पर इकट्ठी हो रही थी। वहीं एक सोल्जर जाओक्विन से पूछता है कि वेलकम सेरेमोनी जल्दी ही खत्म होने वाली है, पर यहाँ पर इंस्ट्रक्टर मो का तो कोई भी निशान नहीं है, आखिर वो कहाँ पर है। तो जाओक्विन उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कमांडर जूपी जियांग पर्सनली उसी को लेने के लिए गए हैं। तो वहाँ पर दूसरे कमांडर्स भी होते हैं जो ये सुनकर उसका मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं और कहते हैं कमांडर जाओ आखिर इस बार तुम अपनी टीम को लेकर यहाँ पर क्या शो दिखाना चाहते हो। और वहाँ पर दूसरे कमांडर भी होते हैं जो उससे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है इस बार भी ये हर बार की तरह लास्ट आएंगे और क्या, तुम्हें क्या लगता है कि ये कुछ और कर सकते हैं। ये सुनते ही उनकी टीम के सभी सोल्जर ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनकी बुराइयां करना चालू कर देते हैं। पर तभी वो सभी इंस्ट्रक्टर्स के सामने आ जाता है और उससे कहता है अभी तो ये कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ है, तो ये सारी की सारी बातें बात के लिए बचा कर रखो, क्या बता ये बात तुम्हारे ऊपर ही तुम्हारे लिए काम आ जाए। जाओक्विन मो को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद मो जाओक्विन के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहता है जाओक्विन
क्विन तुम आराम करो और सारी की सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो, इस साल मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हमारी टीम इस बार जरूर फर्स्ट प्लेस पर आएगी। ये सुनते ही पूरी टीम मो को सल्यूट करने लगती है, पर तभी वहाँ पर यूवी लैंग आते हुए कहता है, क्या तुम और तुम्हारी टीम 3 सालों से एक दूसरे को नहीं देखा, उसके बाद भी तुम्हें तुम्हारी टीम पर इतना ज्यादा भरोसा कैसे है? तो मो यूवी लैंग से बोलता है कि बस वेट करो और देखो। पर वहाँ पर सभी कमांडर्स यूवी लैंग के साथ होते हैं और उसकी चापलूसी करते हुए उसकी तारीफें करना चालू कर देते हैं। ये देखकर जाओ क्विन मो के पास आकर उसके कान में बोलता है, कमांडर अगर हम लोग यहाँ पर टॉप 3 में भी आ जाते हैं तो हमारा मिशन यहाँ पर पूरा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को इस कंपटीशन को जीतकर फर्स्ट प्लेस पर आने की जरूरत नहीं है। तो मो जाओ क्विन से बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है, सभी के बीच में एक लॉटरी निकाली जाती है जिसमें ये देखा जाएगा कि कौन किससे फाइट करेगा। फिर लॉटरी निकालना चालू की जाती है, जहाँ पर कमांडर लैंग जैसे ही लॉटरी निकालते हैं तो उनकी लॉटरी के अंदर मो की टीम का नाम लिखा हुआ था, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और सब लोगों को बताते हैं कि हमारी फाइट लैंग टीम के साथ होने वाली है। इंस्ट्रक्टर ली को इस तरीके से टेंशन फ्री देखकर जाओ क्विन भी थोड़ा सा हैरान होता है और सोचता है इनके स्ट्रेंथ भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, पर आखिर ये इतने ज्यादा केयर फ्री कैसे हो सकते हैं। वहाँ पर एक और कमांडर होते हैं जो कमांडर जी को लैंगिया टीम के मिलने की वजह से थोड़े से उदास होते हैं और सोचते हैं, मैंने तो ये सोचा था कि मैं यहाँ पर लैंगिया टीम को हराकर बड़े ही आसानी से टॉप 4 तक तो पहुँच ही जाऊंगा। टीम्स का सिलेक्शन हो जाने के बाद टीचर्स के टूर्नामेंट के लिए लॉटरी निकाली जाती है, जहाँ पर यूवी लैंड की लॉटरी में मो का नाम निकलता है, जिसको देखकर वो मो से कहता है, अब तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, यूवी लैंड। और साथ ही यूवी लैंग एक ईवल से स्माइल देते हुए कहता है कि मो तुम्हारी पिछली बार की शर्मिंदगी का हिसाब तुम्हें इस बार चुकाना होगा। जिसके बाद यूवी लैंड मो के चेहरे पर उस पर्ची को मारते हुए मो से कहता है, मो अभी भी तुम ज्यादा लेट नहीं हुए हो, अगर तुम चाहो तो अभी तुम्हारी टीम को लेकर यहाँ से जा सकते हो, वरना सभी लोग तुम इस तरीके से हारता हुआ देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और शायद तुम अपने आप को इस तरीके से हारता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए मेरी बात मानो और यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनते ही सभी लोग फिर से ठहाके लगाकर हंसने लगते और मो की बुराइयां करना चालू कर देते हैं। पर मो यूवी लैंड के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि भूल जाओ, मैंने कभी भी तुम्हारी शार्पब्लेड टीम और तुम्हें कभी भी मेरी नजरों में नहीं देखा, इसलिए तुम लोग कभी भी मेरे आगे नहीं आ सकते। यूवी लैंड मो से कहता है, ठीक है, थोड़ी ही समय बाद तुम वैसे भी ये जान जाओगे कि मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ, जैसे ही समय आएगा तुम्हें मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगनी होगी। तो मो से कहता है, अच्छा तो चलो आजमा कर देख लेना। जिसके बाद सीन कमांडर जूपी जियांग के ऊपर आ जाता है, जो कि शार्पब्लेड टीम के कमांडर बाओ जियांगलिंग के सामने खड़े हुए थे। बाओ जियांगलिंग उनसे कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी टीम इस बार जीत जाएगी? तो कमांडर जूपी जियांग उनसे कहते हैं, क्या इसमें अजीब है कि तुम इस बार हमारे टाइगर्स को हरा नहीं सकते? तो बाओ जियांगलिंग उससे कहते हैं कि तुम उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ये सुनकर कमांडर जूपी जियांग और भी ज्यादा चौड़ में उनसे कहते हैं, इस साल मेरी लांगे टीम केवल तुम्हारे टाइगर्स की खाली नहीं उधेड़ देगी, बल्कि तुम्हारी शार्पब्लेड टीम की हड्डियां चूर चूर कर देगी। बाओ जियांगलिंग उनसे कहते हैं, पागलों की तरह बातें मत करो, तुम ये बकवास कर रहे हो, और वैसे भी तुम्हारी लांगे टीम 10 सालों से हारती ही आ रही है, सच में ये तो एक रेयर अचीवमेंट है। जिसके बाद सीन मो के ऊपर आ जाता है, जो कि लांगे टीम और टाइगर्स टीम को लाइनअप करवा रहा था, और यहाँ पर टाइगर्स टीम के कमांडर मो के पास आकर उससे कहते हैं, हेलो मो, ये हम लोगों की पहली मुलाकात है और मेरा नाम जाओ जियान पिंग है और मैं टाइगर्स का कमांडर हूँ, और यहाँ पर मैं ही अपनी टीम को कमांड देने वाला हूँ। और साथ ही वो इसके अलावा अपनी और भी ज्यादा तारीफ करता है, जिसको सुनकर मो और जाओ क्विन दोनों ही साथ में अपने मन में सोचते हैं कि ये सच में बहुत ज्यादा बोलता है। पर उनकी बात सुनकर कमांडर बाओ जियांगलिंग हंसते हुए कमांडर जूपी जियांग से बोलते हैं, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है कि दोनों कमांडर एक दूसरे के साथ डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं। तो जूपी जियांग उनसे कहते हैं कि इस चीज पर ध्यान देना है क्योंकि ये केवल एक गेम है, इसलिए यहाँ पर सोल्जर्स की सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जिसके बाद मो जाओ क्विन से बोलता है कि तुम यहाँ पर कैप्टन का काम करोगे, और क्या जो तुम्हें मैंने बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक दी थी तुम उस पर काम कर रहे हो? तो जाओ क्विन उससे कहता है कि हाँ, मैं उस बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को हर दिन इस्तेमाल करता हूँ। तो वो उसे कहता है, ठीक है, ये काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए अब तुम यहाँ पर ऑर्डर दोगे। ये सुनते ही जाओ क्विन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि रुको, मेरे पास यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट नहीं है और न ही मैं आपकी तरह कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ। पर मो वहाँ से जाते हुए कहता है कि जाओ क्विन, जल्दी से जाओ, तुम्हारे सोल्जर्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं और मैं कमांडिंग डेस्क पे जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं एक गुड न्यूज का वेट करूंगा। फिर 10 मिनट बाद दोनों टीम्स एक दूसरे के डिप्लॉयमेंट को कंप्लीट कर लेती हैं, जिसके बाद ये पूछा जाता है कि दोनों टीम्स के कमांडर अपने प्लेसेस पर जाकर पहुंच चुके हैं कि नहीं। वो दोनों ही कहते हैं कि हम दोनों पहुंच चुके हैं। जिसके बाद लांगिया और टाइगर्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और टाइगर्स की टीम लांगिया टीम को देखकर कहती है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। उन लोगों ने अपने हाथ में वुडन नाइफ्स को पकड़ा हुआ है, क्या लांगिया टीम यहाँ पर गन्स का भी इस्तेमाल नहीं करने वाली? तो टाइगर्स का एक स्नाइपर हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि अगर वो यहाँ पर गन्स का इस्तेमाल करते तब भी वो हम लोगों को हरा पाते, पर वो तो यहाँ पर हम लोगों के साथ वुडन नाइफ से फाइट करना चाहते हैं। तो दूसरा सोल्जर उससे कहता है कि तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर तुम यहाँ पर हार गए तो तुम्हारा तो नाम बदनाम हो जाएगा। जाओ जियानपिंग ये सब देखकर मुंह से कहता है, इस
बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टाइगर्स बिना मेरे कमांड के ये सब जीत सकते हैं। जिसके बाद ज़ाओ यानपिंग मो से कहता है कि इंस्ट्रक्टर मो, आखिर बिना किसी हथियार के सोल्जर्स को पीटने में और 4 साल के बच्चे को पीटने में क्या फर्क है। पर मो ज़ाओ यानपिंग से कहता है कि तुम्हारे टाइगर्स को हराने के लिए वुडन नाइफ ही काफी है। जिस सुनकर ज़ाओ यानपिंग हंसते हुए कहता है, यानी अब ये चीज भी साबित हो चुकी है कि जनरल मो पूरी तरह से पागल है। तो मो हंसते हुए उसे कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और तभी टाइगर्स टीम के सोल्जर्स ज़ाओ यानपिंग को बताते हैं कि लायन टीम पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ये सुनकर ज़ाओ यानपिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए मो से कहता है कि आखिर ये सब क्या है, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, बाहर आओ, एक मर्द की तरह सामने से लड़ो। पर मो उसकी बात सुनकर अपने मन में सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था, ज़ाओ कुन की ट्रेनिंग का रिजल्ट तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर कमांडर बाओ जियांगलिंग जू पीजियांग से बोलते हैं, बूढ़े आदमी, तुम्हारी लांगिया टीम मेरे सोल्जर्स पर अटैक करना चाहती है, और वो भी केवल खाली बंदूक और वुडन नाइफ से। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि कोई इतना ज्यादा पागल भी हो सकता है। और जू पीजियांग को भी समझ में नहीं आता कि आखिर मो यहाँ पर क्या करना चाहता है। जिसके बाद सीन फिर से बैटल ग्राउंड का होता है, जहाँ पर पूरी लांगिया टीम पहाड़ों के ऊपर छुपी हुई थी और वो धीरे धीरे कर टाइगर्स की टीम की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और शाबले टीम का एक सोल्जर यूवी लेन से कहता है कि सामने देखिए, आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। यूवी लेन सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। लांगियन टीम को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी हंगरी वुल्फ की तरह आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग माउंटेन से नीचे आकर लोगों का शिकार करना चाहते हैं। और कमांडर ली उनको देखते हुए सोचते हैं कि आखिर लांगिया टीम क्या सोच रही है, क्या वो हमें उनकी पोजीशन बताना चाहती है। और साथ ही वो कहता है कि जू पीजियांग का ग्रैंडसन तो सच में काफी छोटी छोटी गलतियां किया करता है, पर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। जिसके बाद वो लांगिया टीम के ऊपर शूट करना चालू कर देते हैं, जिसकी आवाज सुनकर ज़ाओ यानपिंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि इंस्ट्रक्टर मो, अब बताओ तुम्हारे स्किल्स क्या है। तो मो ज़ाओ यानपिंग से हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जहाँ पर भी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ होती है, वहाँ पर किसी भी तरीके की आर्ट ऑफ वॉर का इस्तेमाल करना केवल एक मजाक के बराबर है। और हमें सामने की तरफ दिखाते हैं कि लांगिया टीम के सभी सोल्जर्स उन सभी बुलेट्स को डॉज करते हुए टैकल करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, हम लोग उन्हें हिट नहीं कर पा रहे, हमारा कोई भी टारगेट हिट नहीं हुआ। और साथ ही वो कमांडर ली और ज़ाओ यानपिंग को भी बताते हैं कि हमारी बुलेट्स जैसे उनके करीब जाती हैं, तभी वो उनको डॉज कर आगे बढ़ जाते हैं। ये सुनते ही वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर लांगिया टीम एक साथ चार्ज और डॉज कैसे कर सकती है। पर मो मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि ऑफ कोर्स, मैंने पहले ही कहा था। और साथ ही मो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर अगर और भी कई सारी मशीन गन्स हो तो वो शायद लांगिया टीम को हिट कर सकती हैं। ये सुनकर कमांडर बाओ जियांगलिंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी मिलिट्री किस तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल कर रही है। तो जू पीजियांग हंसते हुए उससे कहता है कि मेरी लांगिया टीम यहाँ पर किस तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल कर रही है, मैं भी इसे पहली बार देख रहा हूँ, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद टाइगर्स टीम का कमांडर फिर से चिल्लाते हुए कहता है, लांगिया टीम फिर से हमारे टेलीस्कोप के सामने से डिसअपियर हो चुकी है, अब उनकी फील्ड फिर से हमें दिखाई नहीं दे रही। सभी मशीन गन्स को फायर करना बंद करो और सभी जाकर डिफेंस लाइन पर एक्टिव हो जाओ। पर तभी एक वुडन सोर्ड उसके सिर पर आकर टकराती है और आवाज आती है कि नंबर 5 डेथ हो चुका है, इसलिए प्लीज जमीन पर लेट जाओ और अब हिलना मत। जिसके बाद एक एक कर टाइगर्स टीम के सभी सोल्जर्स के ऊपर वो वुडन नाइफ आकर टकराना चालू करते हैं और कहते हैं कि नंबर 03 मर चुका है, नंबर 030 मर चुका है, नंबर 114 मर चुका है, सभी जमीन पर लेट जाओ और अब हिलने की जरूरत नहीं है। फिर नंबर 13, फिर नंबर 14, फिर नंबर 29, फिर 18, फिर 25, फिर 6, फिर 3। और इस तरीके से अपने लोगों को हारता हुआ देखकर कमांडर ली बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे तो डिफेंस लाइन पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, आखिर यहाँ पर अटैक कहाँ से हो रहे हैं। पर ज़ाओ यानपिंग कमांडर ली से बोलता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर और भी कई सारे रिजर्व सोल्जर्स हैं। कमांडर हार मत मानना, जब तक स्नाइपर एक शॉट ना ले ले तब तक तुम हार नहीं सकते। पर हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कमांडर ली के सामने ज़ाओ कुन और उसकी सारी टीम खड़ी होती है। जिसके बाद ज़ाओ कुन कमांडर ली को हराते हुए कहता है, कमांडर 00 टाइगर्स टीम के कैप्टन को हरा दिया गया है, इसलिए अब प्लीज हिलना बंद करो और अपनी जगह पर लेट जाओ। फिर ज़ाओ कुन लियू को हराने के बाद उससे कहता है कि इस चीज के बारे में याद रखना, हम लोग हुहा की लांगिया स्पेशल फोर्स हैं, अगर तुम कभी भी फ्यूचर सब लोगों से टकराना चाहते हो तो इस बारे में याद रखना कि आज तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। ज़ाओ यानपिंग लांगिया टीम से हारने के बाद सच में काफी ज्यादा उदास और गुस्से में होता है, पर यहाँ पर लांगिया टीम की जीतने की वजह से लांगिया टीम बहुत ज्यादा खुश होती है और मो भी कहता है कि इतना बुरा नहीं था। जिसके बाद कमांडर जू पीजियांग बाओ जियांगलिंग से बोलते हैं, ओल्ड मैन, ये इतना बुरा भी नहीं था, इस बार हमारी हुहा की टीम सच में काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है, अगर इसी तरीके से लांगिया टीम आगे बढ़ते रही तो उसकी एक्सेलेंसी और क्वालिफिकेशन पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जिसके बाद नेक्स्ट राउंड की अनाउंसमेंट होती है, जिसमें बताया जाता है कि नेक्स्ट गेम लांगिया टीम वर्सेस स्पेशल ब्लेड्स होगा। ये सोचकर यू विलियन काफी ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार अब मेरा मो के साथ सामना जरूर होगा। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।